छात्रों, हमने कल भारत रत्न विश्वेश्वरैया डॉक्टर बालाशौर्य रेड्डी के इसके लेखक हैं। कल हमने लेसन शुरू किया था। ये आपका अंतिम गद्य है। गद्य भाग में अंतिम गद्य विश्वेश्वरैया। विश्वेश्वरैया भारत रत्न विश्वेश्वरैया। डॉक्टर बालाशौर्य रेड्डी इस गद्य के लेखक हैं। कल हमने उनका लेखक का परिचय जान लिया था। विश्वेश्वरैया कोलार डिस्ट्रिक्ट में मुद्देनहल्ली नामक गांव में इनका जन्म हुआ। माँ बाप बहुत गरीब थे। इनकी प्राथमिक शिक्षा गांव में ही हुई और मैट्रिक शिक्षा के लिए बेंगलोर आते हैं। मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया इनका नाम था। बेंगलुरु में आकर अपने रिश्तेदारों के घर में रहते हैं। मैट्रिक की परीक्षा वहाँ पर देते हैं। ट्यूशन करके अपना गुजारा करते हैं। बेंगलुरु जैसे शहर में गुजारा करना इतना आसान नहीं, इसलिए वो ट्यूशन करते हैं। इसके बाद वो बीए की डिग्री वहीं पर ख़त्म करते हैं 19 साल की उम्र में। छोटी उम्र में ग्रेजुएशन ख़त्म होने के बाद वहाँ के प्रिंसिपल अंग्रेज़ थे। उन्होंने इनको एक पत्र देते हैं, सिफारिशी पत्र, रिकमेंडेशन लेटर। पूना भेजते हैं। पूना के साइंस कॉलेज में उनका पत्र पढ़कर विश्वेश्वरैया की तारीफ उसमें लिखी गई थी। एक अंग्रेज़ प्रिंसिपल विश्वेश्वरैया के विद्वत को पहचानकर, ज्ञान को पहचानकर, अगर वो सिफारिश ना करते शायद विश्वेश्वरैया इंजीनियर नहीं बनते। विश्वेश्वरैया इंजीनियर नहीं बनते तो कर्नाटक की अभिवृद्धि, भारत की अभिवृद्धि से वंचित रह जाता। इसलिए उन्होंने इतने सारे काम किए। उनका योगदान अजरामर है, कभी नहीं मिटने वाला। आगे देखते हैं कि विश्वेश्वरैया क्या क्या करते हैं। वे एजुकेशन उनका ख़त्म होने के बाद पुणे में वहाँ के विश्वविद्यालय में प्रथम आते हैं, फर्स्ट रैंक। वहाँ का उनका एक रूल था कि वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट पुणे क्या रूल था, जो फर्स्ट आता है उसको सरकारी नौकरी दी जानी चाहिए। उस हैसियत से विश्वेश्वरैया को असिस्टेंट इंजीनियर बनाया जाता है। वो नौकरी करने लगते हैं। इतना सारा काम वो किया, उनकी प्रसिद्धि अड़ोस पड़ोस के राज्यों में फैलने लगी। सिंध प्रांत
अब वो पाकिस्तान में है, बंजर भूमि, वहाँ पानी की व्यवस्था ये करते हैं। तब सारा देश में उनका नाम, मरुभूमि में पानी की व्यवस्था करने वाले एक ऐसे इंजीनियर थे, सारे देश में उनका नाम फैलता है। विदेश से भी विदेश से बुलावा आता है, वहाँ जाकर वो काम करके आते हैं। शक्कर बैरेज, वहाँ पर खड़कवासला नामक बांध में, गांव में एक ब्रिज बनते हैं, डैम बनते हैं, उसे वहाँ पर ऑटोमेटिक गेट बनाते हैं। पानी भर जाने पर वो अपने आप खुल जाएगा, पानी कम होने पर अपने आप बंद हो जाएगा। ऐसे गेट्स बनाते हैं। ये अमेरिका के पनामा कैनाल, उन्होंने इस डिज़ाइन को अपनाया। वहाँ पर भी उन्होंने इस डिज़ाइन के दरवाजे बनाए, गेट्स बनाए। अब छोटी उम्र में बड़े इनको प्रमोशन होता है, सहोद्योगी इंजीनियर्स इनसे जलते हैं, इसलिए कि क्या ज़रूरत थी इनको प्रमोशन देने की, कम उम्र वाले हैं, हम सीनियर्स हैं। ऐसी अनबन शुरू हो गई, द्वेष शुरू हुआ। सीनियर इंजीनियर से ज़्यादा तनख्वाह इनकी थी, काम ज़्यादा करते थे। उसके बाद इन्होंने सोचा अच्छा नहीं, अब बस काम इस्तीफ़ा दे देना चाहिए करके नौकरी को इस्तीफ़ा दे देते हैं। वहाँ पर अब सेल्फ वॉलंटरी रिटायरमेंट लेने के बाद उनको पेंशन नहीं दिया जा सकता था, ऐसा रूल था। लेकिन उन्होंने, महाराष्ट्र गवर्नमेंट उनका रूल तोड़ते हैं, रूल तोड़कर विश्वेश्वरैया को पेंशन देते हैं। हैदराबाद का नवाब इनका नाम सुनकर इनको बुलाते हैं। हैदराबाद के नवाब दुनिया के सबसे अमीर नवाब माने जाते थे। अब वो उनके पीढ़ी वाले लंदन में हैं। चाहते थे वो कि वो फिर विश्वेश्वरैया को बुलाकर इंजीनियर के सलाहकार नियुक्त किया। राज्य के सभी इंजीनियर को सलाह देने वाले इंजीनियर्स बनाए, सलाह देते रहे। उन्होंने मूसी नदी को डैम बनवाया। मूसी नदी डैम ना बनवाते तो सारा पानी हैदराबाद शहर में घुस आता था, लोग बाढ़ में फंस जाते थे। इसलिए उन्होंने वहाँ पर डैम बनवाया, पार्क बनाया, हैदराबाद की अभिवृद्धि की। हैदराबाद की बागे आम पार्क बनाया गया, मशहूर पार्क है। हैदराबाद की राजधानी अब आंध्र प्रदेश की नहीं, पहले आंध्र प्रदेश की राजधानी थी, अब तेलंगाना की राजधानी है। तेलंगाना स्टेट की राजधानी है। इसी तरह उनका काम और नाम, कीर्ति देखकर उस समय मैसूर के महाराजा कृष्णराजा ओडेयर इनको बुलाते हैं। बुलाकर अपने राज्य में चीफ इंजीनियर का पद सौंपते हैं। विश्वेश्वरैया खुश होकर चीफ इंजीनियर का पद संभालते हैं, इसलिए कि जन्मभूमि में लौटकर कौन काम करना नहीं चाहता, अपने राज्य में कौन काम करना नहीं चाहता, इसलिए वो अपने राज्य में काम करने लगे। 3 साल तक वो इंजीनियर के रूप में काम करने लगे। उनका योजनाएं, उनका काम देखकर महाराजा आश्चर्यचकित होते हैं, कितना काम करते हैं। समय के बड़े पाबंद थे। विश्वेश्वरैया समय के पाबंद थे। 1 अंक वाला प्रश्न का उत्तर। मेहनती थे, परिश्रम करते थे, थोड़ा
एक समय व्यर्थ नहीं बिताते थे, समय उनका व्यर्थ नहीं जाता था, इतना अच्छी तरह से काम करते थे। वहाँ तक हमने देखा। विश्वेश्वरैया भी मैसूर राज्य के निवासी थे। उन्हें भी अपनी मातृभूमि को सेवा करने का मौका देना चाहते थे, इसलिए उनको आनंद का अनुभव हुआ। मैसूर के चीफ इंजीनियर के पद पर नियुक्त हुए। मैसूर के चीफ इंजीनियर के पद पर वह नियुक्त होते हैं। इस पद पर उन्होंने 3 वर्ष तक कार्य किया। 3 साल तक उन्होंने काम किया। विश्वेश्वरैया की कार्यकुशलता, शासन पटुता को देखकर महाराजा मुग्ध हुए। क्या काम करते हैं, कितना काम करते हैं, कितनी अच्छी योजनाएं बनाते हैं, राज्य की अभिवृद्धि इतनी अच्छी हो रही है कहकर विश्वेश्वरैया को अपना दीवान नियुक्त किया। दीवान, मिनिस्टर, मंत्री। विश्वेश्वरैया को मंत्री बनाते हैं। इस पद पर वे 6 साल तक कार्य करते रहे। मिनिस्टर बनकर 6 साल कार्य करते रहे। इन 9 वर्षों की अवधि में विश्वेश्वरैया ने अपनी योजनाओं पर अमल कर के मैसूर राज्य का नक्शा ही बदल डाला। मैसूर राज्य का नक्शा ही बदल डाला। नौ वर्ष तक मंत्री बनकर रहे। विश्वेश्वरैया ने दीवान के पद पर कार्य करते समय राज्य के हर विभाग में सुधार किया, हर डिपार्टमेंट में सुधार किया, नई नई योजनाएं चालू की, राज्य की आमदनी बढ़ाई। आमदनी इनकम इनकम बढ़ाई। बड़े बड़े कारखाने खोले। नई नहरों के द्वारा 1.5 लाख एकड़ भूमि की सिंचाई का इंतजाम किया। नई नहरों के द्वारा, नहर कैनाल, पानी जाने की बड़ी बड़ी नहरें बनाई। पानी की सिंचाई की। 1.5 लाख एकड़ 1.5 लाख एकड़ जमीन पर खेती बाड़ी शुरू की। मैसूर राज्य के शिव समुद्र जलप्रपात पर बिजली पैदा करने का कारखाना तैयार किया। बिजली करंट, पावर बोलते हैं ना, पावर शिव समुद्र जलप्रपात पर पानी का उपयोग करके उन्होंने बिजली तैयार करना शुरू कर दिया। विश्वेश्वरैया ने औद्योगिक दृष्टि से मैसूर राज्य के स्वरूप को बदलने का सफल प्रयत्न किया। मैसूर राज्य को बदलने का प्रयत्न किया। उन दिनों में भी विश्वेश्वरैया ने यह अनुभव किया कि किसी प्रदेश की प्रगति व समृद्धि उस प्रदेश की सिंचाई की व्यवस्था तथा औद्योगिक उन्नति पर ही निर्भर होती है।
अगर किसी प्रदेश उन्नति करनी है तो डेवलपमेंट करना है तो वहाँ का कृषि क्षेत्र अच्छा होना ज़रूरी है, पानी होना चाहिए, डैम होना चाहिए, खेती बाड़ी अच्छी हो, फसल अच्छी आती है, आमदनी अच्छी आती है तो वहाँ का प्रदेश उन्नति करेगा। यही कारण है कि उन्होंने मैसूर राज्य में चंदन का तेल, सीमेंट, साबुन, इस्पात यानी स्टील, स्टील का कारखाना, भद्रावती में स्टील का कारखाना खोला। मैसूर राज्य के विकास में विश्वेश्वरैया के प्रमुख कार्य 3 कहे जा सकते हैं। उनमें प्रमुख है कावेरी पर बांध। कावेरी पर बांध यानी डैम, कावेरी नदी को डैम बनवाया। एक वो बांध कृष्णराज सागर नाम से मशहूर है, KRS बांध। KRS डैम कृष्णराज सागर के डैम से मशहूर है। इस बांध के निर्माण से जहां उद्योगों के लिए बिजली प्राप्त हुई, इस डैम के काम से वहां पर उद्योगों के लिए बिजली प्राप्त हुई और करंट भी वहां पर उत्पादन किया जाता है। वहां के आसपास के प्रदेशों के लिए करंट भी मिला, वहीं पर सिंचाई के लिए पानी भी मिला, खेतीबाड़ी के लिए पानी भी मिला। मैसूर राज्य के विकास में कृष्णराज सागर का प्रमुख स्थान है। मैसूर राज्य के विकास में कृष्णराज सागर का प्रमुख स्थान है, वो डैम का प्रमुख स्थान है, क्योंकि भारत में यह बांध अपने ढंग का पहला था। सारे भारत में ऐसा डैम कहीं नहीं था, इतना अच्छा डैम था, इतना बड़ा डैम था। इसका पूरा श्रेय श्री विश्वेश्वरैया को प्राप्त है, इसका योगदान विश्वेश्वरैया को दिया जाता है। वहाँ पर उसके सामने जो पार्क है, KRS डैम के पास जो पार्क है, पार्क और एक मिनिस्टर थे, उन्होंने बनवाया, पार्क उन्होंने बनाया, डैम इन्होंने बनाया। क्योंकि भारत में यह बांध अपने ढंग का पहला था। इस बांध को देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं और इसके बनाने वाले की तारीफ करते थकते न थे। दूर दूर से लोग आते थे, इस डैम को बनाने वाले को उसकी तारीफ करते थे, कितना अच्छा डैम बनवाया, कितना बड़ा डैम बनवाया, नदी का पानी कैसे रोका। ये आश्चर्यजनक की बात थी। मैसूर को वास्तव में इंद्रपुरी बनाने का श्रेय विश्वेश्वरैया जी को प्राप्त है। मैसूर में देखिए पुराने रोड्स, अभी भी विशाल रास्ते, पूरे मैसूर को पूरे प्लान की तरह से, पूरा प्लान से बनाया। नगर को सुंदर बनाने की दिशा में वृंदावन उद्यान, वृंदावन गार्डन उन्हीं की योजना का सुंदर परिणाम है। वह नंदनवन माना जाता है। भारत के सुंदर उद्यानों में से एक है। पार्क बहुत खूबसूरत पार्क है, इसे हम देख सकते हैं। दीवान के पद पर काम करते श्री विश्वेश्वरैया ने मैसूर की शासन व्यवस्था में भी कई सुधार किए। मैसूर की शासन व्यवस्था में, शासन एडमिनिस्ट्रेशन, शासन यानी एडमिनिस्ट्रेशन, शासन एडमिनिस्ट्रेशन।
दीवान के पद पर काम करते श्री विश्वेश्वरैया ने मैसूर की शासन व्यवस्था में भी कई सुधार किए। पंचायतों की व्यवस्था की। पंचायतों की व्यवस्था, ये दूसरा, पहला ये दूसरा उनकी बड़ी योजना। ग्राम पंचायत की योजना, तालुक पंचायत की योजना इन्होंने बनाई। आज़ादी से पहले ही इन्होंने ग्राम के लीडर्स को बनाते थे, चुनते थे, ग्राम पंचायत के मेंबर्स को बनाते थे, आज भी है। तालुक पंचायत के मेंबर्स को चुनते हैं, आज भी हैं। वे अपने गांव की तरक्की वो खुद करते हैं। पंचायतों की व्यवस्था, गांव और शहरों में जनता के द्वारा प्रतिनिधि चुने गए। गांव में अपना प्रतिनिधि वो चुन सकते थे, नगर में अपना प्रतिनिधि वो चुन सकते थे। नगर सभा, पुरसभा, नगर पालिका, कॉरपोरेशन बुलाते हैं। हम लोग उनको क्यों चुनते हैं? क्यों हम अपने शहर में उनको क्यों चुनते हैं? ताकि हमारे काम हो, हमारे शहर की तरक्की हो। अपने शहर का काम हो, इसलिए उन्होंने उनको चुना। इस प्रकार जनता और सरकार के बीच सहयोग की भावना बढ़ी। फलतः राज्य का अच्छा विकास हुआ। विश्वेश्वरैया ने मैसूर राज्य के लिए अपना एक बैंक भी बनाया। मैसूर राज्य के लिए उन्होंने एक बैंक बनवाया, SBM बैंक, सुना होगा नाम आपने, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर। ये 3 बड़ी योजनाएं उन्होंने बनाई। स्टेट बैंक ऑफ मैसूर सारे भारत में है और ये इस तरह काम कर रहा था। अब वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में विलीन हो गया है। 100 साल या 150 साल के बाद, 150 साल शायद, 150 साल के बाद उसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट का बैंक में विलीन कर लिया गया। वहाँ पर वो इतनी बड़ी बैंक उन्होंने बनाई। बैंकिंग की व्यवस्था बहुत खूब रही। लोगों का पैसा वहाँ जमा करते थे, लोगों की अभिवृद्धि के लिए पैसा वहाँ से दिया जाता था। एक ऐसा केंद्र बनाया गया। इस प्रकार मैसूर के लिए बैंक भी बनाया। इस प्रकार राज्य के अधिक आर्थिक विकास में उनकी देन अद्भुत है। आर्थिक विकास, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट में वो बैंक का सहयोग बहुत अच्छा रहा। शिक्षा के क्षेत्र में भी विश्वेश्वरैया ने राज्य की अभूतपूर्व उन्नति की। शिक्षा को क्षेत्र को नहीं छोड़ा उन्होंने, उसमें भी बहुत उन्नति की। उन दिनों दक्षिण में केवल मद्रास विश्वविद्यालय स्थापित था। दक्षिण में सिर्फ मद्रास यूनिवर्सिटी था। उस समय सारे देश में केवल 5 विश्वविद्यालय काम कर रहे थे। देखिए हमारा देश की आर्थिक स्थिति उस समय कैसी थी। सारे देश में सिर्फ 5 विश्वविद्यालय थे। अब राज्य में कुल 11 से ज़्यादा विश्वविद्यालय हैं। सिर्फ एक राज्य में बहुत सारे विश्वविद्यालय, धारवाड़ यूनिवर्सिटी, दावणगेरे यूनिवर्सिटी, कुवेंपु यूनिवर्सिटी, बेंगलोर यूनिवर्सिटी, मैसूर यूनिवर्सिटी, गुलबर्गा यूनिवर्सिटी, महिला यूनिवर्सिटी एक है, वो यूनिवर्सिटी, बेंगलोर यूनिवर्सिटी। इस तरह के मुझे 8 याद हैं, बाकी के याद नहीं। इतने सारे यूनिवर्सिटीज़ कर्नाटक में हैं। मगर मद्रास राज्य पर अंग्रेज़ों का शासन था। अंग्रेज जहां मद्रास राज्य की उन्नति करना नहीं चाहते थे,
मद्रास में एक ही यूनिवर्सिटी थी, दक्षिण भारत की सभी पढ़ने वालों का पेपर वही जाता था, वहाँ पर वैल्यूएशन होता था, वहाँ से रिजल्ट आता था मद्रास यूनिवर्सिटी से। अंग्रेज़ों का शासन था, क्योंकि वहाँ पर कोई राजा महाराजा नहीं थे, तो उन्होंने आए मद्रास में अपने वश में कर लिया, सारे राजा महाराजाओं को अपने वश में कर लिया, मैसूर महाराजा को अपने वश में कर लिया। मैसूर महाराजा उनको क्या देना चाहते थे वो देते थे, उसको चुप कराए। अगर पैसा नहीं देते तो वो युद्ध के लिए आता, वो युद्ध करता और ये हार जाते। टीपू सुल्तान ने युद्ध किया, हार गए। उसके बाद महाराजा को बैठाया, महाराजा वो जैसा बोलते थे वैसा सुनते थे। अंग्रेज चला था, उनका राज्य भर चलता रहा, लेकिन पकड़ उनकी ही थी। मद्रास के लोग भी अपने प्रदेश की तरक्की चाहते थे, मगर अंग्रेज़ तरक्की करना नहीं चाहते थे, मद्रास को इम्प्रूव करना नहीं चाहते थे। उनका इम्प्रूव करने नहीं आए थे, वो भारत को डेवलप करने नहीं आए थे, भारत से आमदनी चाहते थे वो। अब कोई दुकान डालता है, क्यों डालता है, क्यों इन्वेस्टमेंट करता है? पैसा कमाने के लिए। वो पैसा डालता था, पैसा कमाता था, भारत से आमदनी लेता था। इसलिए कहते हैं इंग्लैंड में इतना सोना है कि दुनिया में कहीं भी उतना सोना नहीं, उतना सोना इंग्लैंड में है। उन लोगों ने विश्वेश्वरैया के विरुद्ध मैसूर महाराजा के कान भरना शुरू किया। ऐसी दशा में विश्वेश्वरैया ने वहाँ पर काम करना अपनी शान के विरुद्ध समझा। अब अंग्रेज़ों की बात तो सुनना ही पड़ता है। उन्होंने महाराजा के कान भरे, विश्वेश्वरैया को निकालो, वो नहीं चाहिए। अगर वो कर्नाटक को अभिवृद्धि करेगा तो हम तमिलनाडु, मद्रास राज्य बोलते थे उसको, वहाँ की तरक्की कौन करेगा, हम करना नहीं चाहते। ये वो पॉलिटिक्स था। 1918 में उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया। 1918 में विश्वेश्वरैया ने अपने पद पर इस्तीफा दे दिया, रिज़ाइन कर दिया। उन्होंने मिनिस्टर के पद पर थे, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। मैसूर राज्य के दीवान पद से हटने के बाद विश्वेश्वरैया विदेशों में यात्रा करने चल पड़े। अब क्या करते, खूब कमाया उन्होंने, खूब मेहनत की, खूब काम करते रहे, बहुत योजनाएं बनाई। अब घर बैठे क्या करते रहे, देश में क्या करते रहे, अब वहाँ पर तो कुछ है ही नहीं। विदेश यात्रा शुरू कर दी। भारत लौटने पर सरकार ने उनको अनेक विकास योजनाओं की समिति का सदस्य नियुक्त किया। भारत के लौटने के बाद केंद्र सरकार ने उनको सलाह समिति का सदस्य बनाया। सारे भारत की योजनाओं की सलाह समिति के मेंबर बने। उन दिनों में भारत सरकार नई दिल्ली में राजधानी बना रही थी। भारत सरकार 30 साल बाद भारत सरकार बनी। इस्तीफा देने के बाद भारत सरकार दिल्ली को राजधानी बनाना चाहती थी। इसके निर्माण के लिए एक देश के प्रमुख इंजीनियरों की एक कमेटी बनाई गई, जो नई दिल्ली राजधानी कमेटी कहलाई। नई दिल्ली राजधानी कमेटी
भारत सरकार नई दिल्ली राजधानी कमेटी बनाकर विश्वेश्वरैया भी इस कमेटी के प्रमुख सदस्य रहे। विश्वेश्वरैया ने मैसूर के विकास में जो प्रशासन कुशलता दिखाई, उसे प्रभावित हो टाटा कंपनी ने उन्हें अपने इस्पात कारखाने का डायरेक्टर नियुक्त किया। टाटा कंपनी आज़ादी से पहले से ही थी, वो टाटा कंपनी वो कंपनी थी। उन्होंने विश्वेश्वरैया को देखा था, उनका काम देखा था, अपने स्टील कारखाने को उन्होंने डायरेक्टर बनाया। अनेक वर्षों तक इस पद पर काम करते हुए इस्पात कारखाने के विकास में विश्वेश्वरैया ने अपनी सारी शक्ति लगा दी। अब पहले कोई भी अब सशक्त आदमी जो टैलेंटेड है उसमें, उसे कोई भी काम दो करेगा। अब एक अच्छा इंजीनियर कोई भी काम दो वो अच्छा ही करेगा। उन्होंने इस्पात कारखाने के विकास में विश्वेश्वरैया ने अपनी सारी शक्ति लगा दी। स्टील कंपनी, स्टील, अब बिल्डिंग बांधते हैं तो स्टील चाहिए, बिना स्टील के बिल्डिंग खड़ी नहीं होती, इमारतें खड़ी नहीं होती, कुछ भी बनाना है तो स्टील चाहिए। देश के अनेक विश्वविद्यालयों ने अनेक अपने सर्वोच्च उपाधियां देकर विश्वेश्वरैया के प्रति अपना आदर प्रकट किया। देश के सभी विश्वविद्यालय अपनी अपनी एक सम्मान प्रकट किया, आदर प्रकट किया विश्वेश्वरैया को। उनकी विशिष्ट सेवाओं के लिए स्वतंत्र भारत सरकार ने 1955 में भारत रत्न की उपाधि से सौंपा गया। ये भारत का सबसे सर्वश्रेष्ठ सम्मान है। किसी को दिया जाता है तो उनकी भारत के लिए उनकी देन क्या है वो देखकर उनको दिया जाता है। भारत रत्न के मेरे ख्याल से एक अर्थगर्भित गौरव विश्वेश्वरैया को मिला, सही था। कुछ लोगों को ऐसा ही मिलता है, पॉलिटिक्स मिलता है, ऐसा नहीं। सचमुच ये भारत रत्न थे, भारत के रत्न थे। उस वक्त विश्वेश्वरैया की उम्र 14 वर्ष की थी, 94 वर्ष की थी, 94 ईयर्स, 94 ईयर्स उनकी उम्र थी। सितंबर 1961 को सारे भारत में विश्वेश्वरैया की जन्मशती मनाई गई। 1961 को सारे भारत में विश्वेश्वरैया की जन्मशती मनाई जाती है। इसके बाद वे 7-8 महीने की जीवित रह पाए। उसके बाद 1961 के बाद 7-8 महीने जीवित रहे। इस प्रकार पूर्ण आयु भोग कर विश्वेश्वरैया जी ने 14 अप्रैल 1962 को बेंगलुरु में चिर विश्राम किया। 1962 बेंगलुरु में उनका निधन हुआ। विश्वेश्वरैया एक कर्मयोगी थे। उन्होंने जीवन पर्यंत विश्राम नहीं लिया। उनकी दीर्घायु का कारण पूछने पर उन्होंने यही बताया था कि वे समय पर अपने सभी काम करते हैं। जिस समय क्या काम करना चाहिए वो समय वो काम हो जाना चाहिए। उनका एक आदत थी, समय के पाबंद थे, वो समय में वो ही काम करते थे। इसलिए समय समय पर अपना काम करके, कुछ भी हो, हेल्थ हो, आरोग्य, स्वास्थ्य के बारे में हो, काम के बारे में हो, नींद के बारे में, विश्राम के बारे में हो, वो अपने समय पर अड़े रहते थे। वे सदा मेहनत करते थे, दूसरे से भी यही आशा रखते थे। हमेशा मेहनत करते थे, खूब मेहनत करते। मेहनत आपको मालूम नहीं, आपको अगर आपसे कहे मेहनत करो, क्या है मेहनत, क्या है हार्डवर्क, कहते हैं आप सोचते हैं रात दिन मेहनत करना, पढ़ना, रात दिन पढ़ना, स्ट्रगल।
उसे मेहनत करते हैं। ये आधा घंटा बैठा 1 घंटा पढ़ा, वो मतलब मेहनत नहीं है। उनका विश्वास था कि भारत में आलसियों की संख्या अधिक है। आलसी, आलसी यानी लेजी, लेजी फेलोस। उनकी संख्या कुछ कम नहीं, उनका विश्वास था कि भारत में आलसियों की संख्या अधिक है, इसलिए हमारा देश अमेरिका, जापान जैसा तरक्की नहीं कर पा रहा है। हमारे देश में मेहनत करने वाले कम हैं। मेहनत करने वाले ज़्यादा होते तो हमारा देश जापान बनता, अमेरिका बनता, ब्रिटेन के पास पैसा बहुत है, काम करे या ना करे। सारे विश्व पर उनका अधिकार था, सारे विश्व को लूटा उन्होंने। उनका विश्वास था कि जिस दिन हम अपने आलसीपन को त्याग देंगे उसी दिन हमारे देश का भी विकास होगा। कब हम आलसीपन को छोड़ेंगे, लेजीनेस को छोड़ेंगे, तब हमारा देश का विकास होगा। सारे भारत के वासी, दुनिया में सबसे ज़्यादा यूथ इंडिया में है। अमेरिका भी डरता है, इतना यूथ हमारे इंडिया में है। उनके पास ताकत बहुत है, पावर, पैसा बहुत है, पावर होता ही है, लेकिन लोगों की संख्या कम है। विश्वेश्वरैया जी सेवा भाव को अत्यंत पवित्र आचरण मानते हैं। सेवा भाव, सर्विस, कुछ काम हो तो बहुत प्रामाणिकता से काम करना, नहीं तो वो यहाँ तक नहीं पहुँच सकते थे। यहाँ तक उन्होंने पहुँचा है, इसका मतलब यही है। जिंदगी भर देश की तथा मानव समाज की सेवा में वे लगे रहे। जिंदगी भर मानव समाज की सेवा में लगे रहे। मनुष्य जाति की सेवा करना ही उनका धर्म था, लगे रहे। विश्वेश्वरैया जैसे एक दर्जन कर्मयोगी यदि इस देश में पैदा हो जाते तो हमारे देश के स्वरूप को ही वे बदल डालते। सिर्फ 12 लोग विश्वेश्वरैया जैसे पैदा हो जाते देश में, सिर्फ 12 लोग, तो भारत देश का नक्शा ही बदल जाता। तो सोचिए कितनी बड़ी बात है ये। बात मामूली बात नहीं है। 100 करोड़ जनसंख्या में सिर्फ 12 लोग विश्वेश्वरैया की तरह, मतलब एक विश्वेश्वरैया 10 लाख लोगों के बराबर है। 10 लाख से ज़्यादा लोगों के बराबर की शक्ति रखने वाला आदमी है। तो कैसी विद्वत होगी, कैसा काम किया होगा, कैसा इंसान होगा, सोचने की बात है। श्री विश्वेश्वरैया का चरित्र आदर्शपूर्ण था। वे विनयशील तथा साधु प्रकृति के पुरुष थे। ईमानदारी तो उनके चरित्र की अटूट अंग ही थी। ईमानदारी उनके चरित्र की अटूट अंग थी, ईमानदारी, प्रामाणिकता। असाधारण प्रतिभा रखते हुए भी उन्होंने कभी गर्व का अनुभव नहीं किया। इतना टैलेंट उनके अंदर है, इतनी विद्वत उनके अंदर है, लेकिन अहंकार नहीं था। सिर्फ काम करते थे। वे सदा देश के विकास के ही सपने देखते रहे। भारत देश के विकास के सपने देखते रहे। भारत देश का विकास कब होगा। अपने जीवन काल में उन्होंने कई सपने साकार होते देखे। अपनी जिंदगी में उन्होंने कई सपने साकार होते देखे। कितने बड़े बड़े उन्होंने डैम बनवाए, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर हो, बैंक हो, पंचायत राज हो, विश्वविद्यालय हो। आज भी भारत के एशिया में नंबर 1 यूनिवर्सिटी मैसूर विश्वविद्यालय। मैसूर यूनिवर्सिटी में आपका आपने पढ़ा लिखा है, आपके सर्टिफिकेट है, तो आपकी वैल्यू कुछ अलग है। आपको अलग दृष्टि से देखा जाता है। नंबर 1 यूनिवर्सिटी एशिया की, नॉट इंडिया की, एशिया की नंबर 1 यूनिवर्सिटी। अपने जीवन काल में
उन्होंने कई सपने साकार होते देखे। अपने श्रम एवं स्वावलंबन द्वारा कोई भी व्यक्ति हमारे समाज में ऊपर उठ सकता है, इसका ज़बरदस्त प्रमाण डॉक्टर विश्वेश्वरैया की जीवनी है। इतने गरीब व्यक्ति होने के बावजूद कोई भी व्यक्ति अपने अंदर कोई क्षमता है वो इतना ऊपर उभर सकता है, इतनी अच्छी तरह से अपना चारित्र निर्माण कर सकता है। भारत के लिए हजारों सालों के लिए वो अटूट देन दे जा सकता है। आज हमारे बीच डॉक्टर विश्वेश्वरैया नहीं है, फिर भी उनके द्वारा निर्मित बांध तथा कल कारखाने उनके स्मारक बने हुए हैं और उनकी अनुपम बुद्धि कुशलता का स्मरण दिला रहे हैं। ऐसे महान विश्वेश्वरैया पर सारे भारत को गर्व है। छात्रों, आज हमारे सामने विश्वेश्वरैया नहीं है, हमारे साथ विश्वेश्वरैया नहीं है, लेकिन उनकी मूर्ति की तरह उनके किए हुए काम हमारे सामने हैं। हमारे सामने काम उनके खड़े हैं। केआरएस डैम हो, मैसूर यूनिवर्सिटी हो, पंचायत राज हो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो, मूसी नदी पर बांध हो, खड़कवासला पर बांध हो, इस तरह के कई स्टील के कारखाने, साबुन तेल के कारखाने, इस तरह के बहुत सारे काम उनके हमारे सामने आज भी खड़े हुए हैं। हम सबको, सारे भारत को विश्वेश्वरैया पर गर्व होता है। तब महान बुद्धि शक्ति वाला विश्वेश्वरैया, हम उनको इस समय हम सब उनको याद करते हुए, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, वो अगर जिए तो ऐसा जिए, काम करे तो ऐसा करे, सारी दुनिया देखती रहे, हज़ारों सालों तक उनका काम ऐसा ही खड़े रहे, ऐसे काम करके जाना चाहिए। ये विश्वेश्वरैया का गद्य यहाँ पर समाप्त हुआ। देखते हैं और आगे क्या करना है। समय समाप्त हुआ। छात्रों, मैंने विश्वेश्वरैया आपके 5 गद्य आपको रखे गए थे, 5 गद्य ख़त्म हुए। अब बचे हैं सिर्फ 2 एकांकी। अगली कक्षा में हम एकांकी शुरू करेंगे। ओके, एकांकी शुरू करने से पहले हम इसमें जो ग्रामर पॉइंट्स हैं उसके बारे में डिस्कस करने के बाद हम अगली गद्य में, एकांकी में हम शुरू करते हैं। आप सबका धन्यवाद। आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आप खूब पढ़े, अच्छी तरह से वीडियो देखें, बार बार वीडियो देखें, समझने की कोशिश करें। मैंने पूरी तरह से समझाने की कोशिश की है, कुछ भी नहीं छोड़ा, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग है, ये हमेशा रहेगा, ये मिट नहीं सकता। आप कभी भी देख सकते हैं, हालों सालों तक ये देख सकते हैं। इसलिए मैंने अब हर एक लेसन में आने वाले कठिन शब्दार्थ लेकर, 1 मार्क क्वेश्चन आंसर से लेकर, ग्रामर पॉइंट से लेकर, 3 अंक वाले प्रश्नों से लेकर, संदर्भ को लेकर मैं बीच बीच में, गद्य के बीच में बताता रहता हूँ, समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर गद्य में बीच में नहीं बताया तो उसके आखिर में, गद्य ख़त्म होने के बाद, तब मैं उसे डिस्कस करता हूँ, इसलिए कि आपको इसका पूरा लाभ उठाए, आपको सदुपयोग हो, ये मेरा उद्देश्य है। आप सबका धन्यवाद।